Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉप 200 MCQs की आपकी सेशन चल रहे हैं, जिसमें आज जो आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत किया है आप लोगों के लिए कि दोनों दोनों जो लैंग्वेजेस में आप लोगों को क्वेश्चन में लेकर आओ। जो कि मेरा जो है अगर मैं बात करूँ, मीडियम ऑफ एग्जाम है वो मेरा इंग्लिश है, बट मैं हिंदी में भी लेके आई हूँ, तो क्वेश्चन आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सांख्यिकी का कौन सा माप सबसे अधिक बारंबारता वाले मान को दर्शाता है। योर ऑप्शंस आर मीन, मीडियन, मोड और फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो बताइए ऐसा कौन सा यहाँ पर जो आपका स्टैटिक्स में से कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे हाईएस्ट होती है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, मोड। मोड जो है ना, मोड होता क्या है, देखो अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे कोई नंबर मैंने लिखा 2, 5, ठीक है, फिर अगेन 2, फिर देन 4, ठीक है, फिर अगेन 2, फिर 1। अब इसमें से मोड बताइए कौन सा है। तो बेटा जो जितनी बार ज्यादा रिपीट होता है वही मोड होता है। तो यानी जो 2 है वो देखिए सबसे ज्यादा जो है वो 2 नंबर रिपीट हुआ है, इसलिए जो आपका मोड होगा वो आपका क्या होगा मैम, 2 होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है नंबर उसको हम लोग मोड बोलते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आपका मोड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, मोड निकालना, मीन निकालना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिसर्च प्रोसेस से लेकर। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं रिसर्च प्रोसेस का सीक्वेंस को याद करने के लिए, सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जब भी हम रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बेटा आपका प्रॉब्लम होता है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन या फिर रिपोर्टिंग होती है। तो अगर आपको फर्स्ट और लास्ट भी याद रहता है तो भी आप बीच में कुछ भी हो आप टिक लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला, प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन, यानी सबसे पहले प्रॉब्लम देखना होता है क्या है। लास्ट में रिपोर्टिंग होती है या फिर कंक्लूजन होता है, दोनों में से कोई भी वर्ड दे सकते हैं, या तो रिपोर्टिंग या तो कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद रिव्यू लिटरेचर होता है बेटा, उसके बाद आपकी हिपोथेसिस होती है, फिर डेटा डिजाइन होता है, कलेक्शन होता है, और फिर रिपोर्ट राइटिंग। आपको बीच में इसमें सिर्फ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हिपोथेसिस, डेटा कलेक्शन और रिपोर्ट राइटिंग ही दी हुई है, लेकिन ये पूरा 7 से 8 स्टेप का प्रोसेस होता है, बीच में ये लोग गायब कर सकते हैं। इसे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समस्या सूत्रीकरण, परिकल्पना, कल्पना, निर्माण, डेटा संग्रह, फिर रिपोर्ट लेखन। तो फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा, पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और लास्ट होता है आपका रिपोर्ट या फिर कंक्लूजन। ये देखिए यहाँ पर स्टेप है इसके। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है आपको, उसके बाद आपका रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, बीच में रिव्यू लिटरेचर भी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपके हिपोथेसिस होते हैं, रिसर्च डिजाइन होता है, डेटा कलेक्टेड होता है, एनालिसिस होता है डेटा का, फिर कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग होती है। इसमें भी पूरा आपको दिया नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, if the coefficient of skewness of a distribution is 0, it means the distribution is। यदि किसी वितरण का विषमता गुणांक 0 है तो इसका अर्थ है कि वितरण पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, सिमेट्रिकल है या फिर हाईली स्क्यूड है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैम को एफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये सिमेट्रिकल होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सममित। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक ड्रॉ कर रही हूँ, एक बेल शेप्ड आपका इस तरीके का, ठीक है, ये ग्राफ मैंने बनाया बेटा स्क्यूनेस का। तो यहाँ पे ये 0 है का मतलब मैम 50% इधर रहेगा और 50% इधर रहेगा, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे दोनों ग्राफ। अगर वही पॉजिटिवली स्क्यूड होता बेटा तो ये इस तरफ ज्यादा, इसका जो साइड होता इस तरफ ज्यादा होता, वही अगर नेगेटिवली होता तो उस तरफ की तरफ झुकाव ज्यादा होता। लेकिन अगर 0 है तो ये दोनों बेटा बराबर है, 50% इधर और 50% उधर। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से बराबर।
इसलिए जब जीरो होता है तो आपका जो स्क्यूनेस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो क्या होता है मैम? सिमेट्रिकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडर्ड एज अ मैथमेटिकल एवरेज? योर ऑप्शंस आर अर्थमेटिक मीन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो बताइए कौन सा इनमें से है जो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर नहीं आता? वेरी इजी। सोचिए सबसे अलग क्या है। अगर मैं बात करूं, यहाँ तीन मीन दिए हुए हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों कॉमन है बेटा, तो मोड यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज के अंदर नहीं आता। इनके अंदर सिर्फ तीन एवरेजेस आते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इज नोन एज मैथमेटिकल एवरेजेस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, which technique is used to measure the strength and the direction of relationship between two variables? यानी दो चर के बीच संबंध की शक्ति और दिशा को मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, आपका एक्स स्क्वायर टेस्ट या फिर टी टेस्ट? बताइए। सिंपल सा बोला है, किसी के बीच में बेटा रिलेशनशिप बताना है। किसी के बीच में क्या बताना है मैम? डायरेक्शन बताना है और उनके रिलेशनशिप बताना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, सह संबंध विश्लेषण यानी को रिलेशन एनालिसिस। अब को रिलेशन एनालिसिस को ढंग से समझ लीजिए, रटना नहीं है क्वेश्चंस को। को रिलेशन ऑफ को एनालिसिस का क्या होता है बेटा? मतलब दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप बताना होता है। सपोज करिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा 40 डिग्री, 45 डिग्री, वैसे वैसे आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई गर्मी है, जितनी जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी उतनी आइसक्रीम भी बढ़ेगी। तो दो के बीच का रिलेशनशिप बताया गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं को रिलेशन एनालिसिस। भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं गर्मियों में। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो सर्दियों में भी खाते हैं। ठीक है, लेकिन एक हिपोथेटिकल एग्जांपल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, तो मार्च में कुल्फी वाले आपके आसपास घर के टन 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 बेल बजा के बेचने आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक तो फिर इतनी डिमांड हो जाती है, हर बच्चे के हाथ में आइसक्रीम, हर बड़ों के हाथ में जो है वो कोन दिखती है गर्मियों में। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे क्या हो रहा है मैम? आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है, यानी रिलेशनशिप है। अगर बेटा यहाँ पर एक चीज और है कि दोनों चीजें जब एक साथ बढ़ती है ना, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं मैम? पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर एक इंक्रीज हो रहा है एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल बेटा डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेरिएबल। ये याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिश्ता देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं मैम, तो उसे हम कोरिलेशन एनालिसिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डेटा, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ द डिस्पोजन ऑफ डेटा? डिस्पोजन ऑफ डेटा का सबसे मोस्ट स्टेबल मेजरमेंट का तरीका कौन सा है? रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे मोस्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन क्यों बोला जाता है मैम? इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, पहली बात तो होता क्या है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, कभी भी स्टेट्स को रटिएगा मत, नहीं तो क्वेश्चन करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी स्टेट्स को मत रटना, हमेशा समझ के करोगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है आप एग्जाम्स में लगा सकते हो करेक्ट। जैसे मैंने बोला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो मीन से कितना पास है और कितना दूर है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आपका जो मीन है, मीन। ठीक है, सपोज करिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 91 किसी बच्चे के मार्क्स आए, किसी का 30 ही आ पाया बस, कोई बीच का ले लो, चलो 10 लेकर आया। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाई है। हाई इसलिए है, अब देखिए डेटा जो है, ये तीनों डेटा देख लो, अगर आप इनका मीन निकालोगे ना तो बहुत दूर दूर तक आपका डेटा जो है वो मीन से मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपका जो बेटा डेटा है वो मीन से कितना दूर पर है या कितना अलग है। ठीक है, अगर मैं वही बात कर देती अब यहाँ पे कि किसी के मार्क्स आए हैं 10, किसी के आए हैं 15, किसी के आए हैं 20, यानी आसपास,
तो ये होता है लो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपका जो बेटा डेटा है वो मीन से बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि मार्क्स एकदम आसपास है, 10 12 15 20, ठीक है। और हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जैसे ज्यादा डेटा जो है वो आपका मीन से कभी मैच ही नहीं करेगा, यानी मीन से बहुत दूर है। तो 10 30 90, देखिए कितना डिफरेंस है बच्चों के मार्क्स में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आपका जो डेटा है वो बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा मीन से बहुत क्लोज है, जैसे 10 12 15, तो आसपास के नंबर है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका लो रहेगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ठीक है, सिर्फ आंसर से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज +1 इट मीन्स, ठीक है, अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो मान है वो +1 है, तो ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, नो कोरिलेशन, या फिर मॉडरेटिव पॉजिटिव। नो तो हो ही नहीं सकता मैम, जब जीरो होगा तो नो होगा ना, जब जीरो कोरिलेशन होता है तो ही नो, जीरो नंबर आएगा तभी नो कोरिलेशन होना, कोई लेना देना नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं नो कोरिलेशन का, कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेम्परेचर का, अगर मैं रिलेशन बताऊं किसी के वेट गेन से, तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वजन भी बढ़ जाएगा या वजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी दो दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अगर +1 के पास बेटा अगर चीजें आती हैं तो पॉजिटिव है, प्लस, मैंने बोल दिया +1, तो प्लस हमेशा पॉजिटिव के लिए लिखा जाता है, तो लिख दीजिए परफेक्ट पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बोला ना पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होता है, जब दोनों चीजें साथ बढ़ रही होती है, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की डिमांड भी बढ़ रही है। नेगेटिव कब होता, कि चलिए मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में एरर आने की चांसेस कम है, तो ये हो गया नेगेटिव, एक बढ़ेगा एक कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और नो रिलेशन तो जब होता है जब किसी के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, वो इसीलिए बताया था, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये चार्ट देखो, यहाँ पर ये बोला गया है ना, देखो अगर -1 की तरफ आ रहा है, R जीरो है तो कोई रिलेशन नहीं है बेटा। अगर वहीं पे अगर ये पॉजिटिव +1 की तरफ जाता है तो पॉजिटिव को रिलेशन है, अगर वही वो माइनस नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव को रिलेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लस मीन्स पॉजिटिव, ऑफकोर्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल ओनली, ओरिजिन ओनली, बोथ स्केल एंड ओरिजिन, या फिर नीदर स्केल नॉर ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे एक हिंदी में भी क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी देख लो। चलिए, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन ओनली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिर्फ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास सपोज करिए कोई भी डेटा है बेटा, कोई भी डेटा है, अगर आप उसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, रिग्रेशन लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, रिग्रेशन लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। वही अगर मैं स्केल की बात करूं, तो स्केल में अगर कोई भी डेटा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, तो डेफिनेटली रिग्रेशन लाइन में चेंज आएगा, इसलिए याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि मैम रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो सिर्फ ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्केल पे मैम ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, स्केल के लिए क्या होता है मैम, डिपेंडेंट होता है, और ओरिजिन के लिए इंडिपेंडेंट होता है। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस, अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो डेटा को तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। और वही अगर डिपेंड की बात करें, अगर आप किसी चीज पे डिपेंड हो गए बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो डेफिनेटली चेंज आएगा ही आएगा। इसलिए द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली एंड डिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द चेंज स्केल। स्केल के लिए डिपेंडेंट रहेगा और ओरिजिन के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, केवल मूल बिंदु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अगर हिंदी में विजिबल नहीं होगा ना तो मैं इसको ऊपर कर दूंगी, तब हिंदी वाले देख लेना।
वन फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी अनोवा आपको बताना है इज अ परफेक्ट जनरलाइजेशन फॉर द टी टेस्ट फॉर पेयर ऑब्जर्वेशन, या इट रिक्वायर्स दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप इज आइडेंटिकल, या फिर हैज लेस पावर व्हेन द नंबर ऑब्जर्व्ड इन ईच ग्रुप इज नॉट आइडेंटिकल, या फिर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्लाइड डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी। हिंदी वाले एक बार थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ हिंदी वालों के लिए ना, नहीं तो दिखेगा नहीं, क्योंकि शायद इसमें मेरा जो कैमरा है वो आ गया होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा जो है पीडीएफ बनाना, इसमें मैं इतना चेंज कर नहीं पा रही हूँ उसमें, पता नहीं कैसा मैंने ही बनाया था ये पीडीएफ में, कुछ दूसरे साइड से गए थे, मुझे करना चाहिए पीडीएफ। तो ये इतना ही है, चलो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोल के बता दूंगी। ठीक है, इसमें बोला गया है आपका एनोवा का एक घटक विश्लेषण युक्तिम प्रशिक्षणों हेतु टी टेस्ट परीक्षण का पूर्ण सामान्यकरण है। इसमें यह आवश्यकता है कि प्रत्येक समूह में प्रश्नों की संख्या समरूप हो, समान हो। इसका तब कम प्रभाव होता है जब प्रत्येक समूह में प्रश्नों की संख्या समान हो या प्रसामान्यता से थोड़ा सा भी अलग होने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, तो देखो अनोवा जो होता है ना, दो ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस बताता है, दो ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, हैज लेस पावर व्हेन द नंबर ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप इज नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे ये बोला गया है एनोवा बेटा जब काम करता है जब दोनों ग्रुप बराबर हो। सपोज करिए ये ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, और सपोज करिए मैंने ये एक ग्रुप बनाया है, दो ग्रुप बनाए हैं। अगर इसमें मान लीजिए सिर्फ दो है, ठीक है, दो सैंपल है समझिए, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच सैंपल है। अच्छा अब एक बात बताइए, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो? इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इसमें दो सैंपल्स ही दिए हुए हैं, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच पर्सन इन्वॉल्व है। तो सोचो हर ग्रुप, दोनों जब तक ग्रुप बेटा सेम नहीं होते तो ये इसकी इसकी पावर कम हो जाती है ना, अनोवा यूज नहीं हो पाएगा इसके अंदर ढंग से। तो इसलिए बोला गया है कि अनोवा की लेस पावर हो जाती है जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप में सेम ना हो। इसलिए बहुत जरूरी होता है, अनोवा तभी काम करता है जब दोनों बराबर हो। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी इस ग्रुप में भी 5 होना जरूरी है। अब आप इन दोनों का निकालोगे तो अनोवा बेस्ट तरीके से यहाँ पे निकालेगा, ठीक है, डिफरेंस। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। दोनों ग्रुप के ऑब्जर्वेशन के जो नंबर्स हैं उनका सेम होना बहुत जरूरी है, दोनों ग्रुप का समानता होना जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पैरामीट्रिक टेस्ट हैज नो करस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक टेस्ट। यानी ऐसे कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो पैरामीट्रिक के बराबर होते हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्रुस्कल टेस्ट, मेन विटने, और आपका वॉर्ड वेलफोर्टिस वन सैंपल रन टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे वॉर्ड वेलफोर्टिस वन सैंपल रन टेस्ट का कोई भी पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं होता। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पैरामीट्रिक के बराबर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। समझ में आया? तो कौन सा इनमें से नहीं है? अब स्पेयरमैन का अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्पेयरमैन के बराबर जो होता है ना पैरामीट्रिक टेस्ट, वो होता है पियर्सन। याद रखिएगा, यहाँ से मैच द कॉलम क्वेश्चन आया था, पियर्सन। ये जो आपका स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, ये पैरामीट्रिक टेस्ट किसके बराबर है मैम? पियर्सन के बराबर है। क्रुस्कल किसके बराबर है? अनोवा। क्रुस्कल किसके बराबर है? अनोवा के बराबर है मैम, ठीक है। मेन विटने किसके बराबर है? मेन विटने, बताइए। टी टेस्ट, याद होगा टी टेस्ट, तो मेन विटने आपका जो है वो टी टेस्ट के बराबर है। लेकिन जो वर्ड वन सैंपल रन टेस्ट है इसका कोई भी नहीं है, ठीक है, साथी बेचारे का, ये याद रखिएगा। इन तीनों की ये है, स्पीयरमैन का पियर्सन कोरिलेशन वाला है, क्रुस्कल का अनोवा है, और मन विटने का टी टेस्ट है। ये इनके बराबर है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। इस तरीके के टेस्ट का बराबर कुछ नहीं है। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज। यानी अर्थमेटिक मीन का जब हम ऑब्जर्वेशन का सम निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है बताइए? अधिकतम, न्यूनतम, एक या शून्य। तो याद रखिएगा, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, जीरो होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड बाय रिसर्चर इन द 5 नंबर समरी। 5 नंबर की समरी में बेटा इनमें से कौन कौन सा आता है? पहले 5 नंबर समरी समझो क्या होता है। देखो 5 नंबर समरी में क्या होता है, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर आता है। क्या आता है मैम? सबसे स्मॉल, ठीक है। सबसे स्मॉल के बाद क्या आएगा बताओ? सबसे स्मॉल के बाद बेटा Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल आता है, फिर Q2 आएगा, ठीक है, Q2 को क्या बोलते हैं मैम? मीडियन। फिर Q3 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? लार्जेस्ट वैल्यू।
भाई सबसे पहले छोटी वैल्यू, सबसे लास्ट में लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 5 नंबर समरी होता है। तो मैम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू भी आएगा, बिल्कुल आएगा। Q1 को हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, Q2 को हम लोग मीडियन बोलते हैं, ये रहा मीडियन, और Q3 को हम लोग थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। तो यानी सारे यूज होंगे, बस मीन का कोई लेना देना नहीं होता 5 नंबर समरी में, इसलिए A B D E सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मीन नहीं आता इसके अंदर, स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, Q1 आएगा, Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर Q2 आएगा, Q2 का मतलब होता है मीडियन, और Q3 आएगा मतलब आपका थर्ड क्वार्टाइल, और फिर होता है लार्जेस्ट वैल्यू। ये आपकी 5 नंबर समरी होती है, इसलिए मीन यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक इज हाईली पॉइंटेड एज कॉल्ड। तीन तरीके के बेटा कोटेसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला गया है सबसे हाई पे कौन सा होता है, तो मैम सबसे हाई पे आपका प्लेटिकोटिक, आपका मेसोकोटिक, या फिर लेप्टोकोटिक। तो लेप्टोकोटिक मैम जो होता है वो सबसे हाई होता है, और सबसे कम पे क्या होता है, प्लेटिकोटिक, और बीच में क्या होता है, मीसो। ये चार्ट देखो, सबसे ऊपर वाली पीक है आपकी लेप्टोक्यूटिक, बीच वाली आपकी मीसोक्यूटिक, और सबसे छोटी सबसे कम होती है प्लेटिक्यूटिक की। ठीक है, चलिए, इफ R is the correlation coefficient between the two variables x and y, then the coefficient of non-determination is। non-determination का फॉर्मूला बताना है, बता दो, 1 - r², ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा सही। ये तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, 1 - r²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कौन सा ऐसा डिस्पर्जन है जो इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के, बताइए। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। इसमें ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो यूनिट पे बेस्ड नहीं होता। यूनिट का मतलब किलोग्राम, मीटर, जो हम लोग पीछे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाते हैं ना, 1 किलो सब्जी, 1 लीटर दूध, जो हम लोग पीछे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो नहीं लगाता है। तो मैम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है ना, वो कभी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सहारा नहीं लेता है। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज सब में लगता है, इसमें नहीं लगता, क्योंकि ये रेशियो है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेशियो के अंदर आता है। तो जब रेशियो के अंदर रहेगा तो उसमें केजी, लीटर, मीटर, ये सब चीजें नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन है अब आपका न्यूमेरिकल स्टेट्स में से, कर लीजिए से। इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है आपका, सेमी क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज 18 दी हुई है, और अज्यूम करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, मीडियन निकालना है आपको। मीडियन निकालना है इसको, आपको कैसे निकालना है, देखो फॉर्मूला देख लो पहले। Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2 होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। अब बेटा हमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज तो 18 दी हुई है, मीडियन ही तो निकालना है, वो है नहीं हमारे पास। Q3 नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन Q1 हमारे पास दिया हुआ है, और 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। बस जिनको मैथ आती है लगा दो, 18 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 36 आ जाएगा। Q3 - 142 हो जाएगा। अब जब हम कोई भी चीज बेटा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो 142 माइनस में दिया हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, 142 प्लस 36 178 आ जाएगा। ठीक है, अब 178 को, ठीक है 178, अब हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई, अब फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई है, अब लगा दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था मैम, हमारे पास फॉर्मूला ये था Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, और सेमी इंटर क्वार्टाइल की रेंज दी हुई थी। अब Q3 तो निकाल लिया ना भाई, Q3 अभी आपने निकाला, अब इसको फॉर्मूला लगा दो। Q2 निकालने का फॉर्मूला, मीडियन पूछा गया था Q2। अब Q2 का फॉर्मूला कब होता है, जब दोनों को प्लस कर देते हैं। Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, ये Q2 का फॉर्मूला है। 142 प्लस जो अभी निकाला है 172 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले आपको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें बोला गया था मैम मीडियन निकालने के लिए हमें Q2 की जरूरत होती है बेटा। Q2 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला दिया हुआ है
सॉरी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दी हुई है 18, Q3 माइनस Q1 में से Q3 नहीं दिया हुआ है, Q1 दिया है। इसकी हेल्प से हम लोगों ने Q3 निकाल लिया 178। अब हम लगा लेंगे दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा क्योंकि ये तो लग चुका है। अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन के फॉर्मूले के लिए हम लोग बेटा Q3 और जो आपका ठीक है, निकालने के लिए हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं, Q3 को और Q1 को। Q3 और Q1 को प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, जिससे Q2 निकल आता है। ये अगली बार से इस पीडीएफ में मैं नहीं सेव करूंगी, इसमें ना मूव ही नहीं हो पाता है, अगले नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसलिए आंसर आपका 160 आएगा यहाँ पे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस पीडीएफ में, ये मूव ही नहीं करता है पेज। सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, यानी सैम्पलिंग एरर को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? यूजिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग, डिक्रीजिंग द सैंपल साइज, या इंक्रीजिंग द, या ऑल ऑफ द अबव। देखो बेटा, जब तक हम सैंपल साइज को इंक्रीज नहीं करते तब तक हम एरर कम नहीं कर सकते। जितना बड़ा सैंपल रखोगे ना उतना गलती होने के चांसेस कम होते हैं, याद रखना। ठीक है, जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना ही गलतियां कम होगी, उतना ही सैंपल एरर कम होगा। इसीलिए सैंपलिंग एरर को कम करने के लिए सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का फॉर्मूला बता दो भाई कौन सा है? तो बी भी है और मैम सी भी है, दोनों ही है, बी और सी। ठीक है, दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। याद कर लेना भाई, फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आते हैं, फॉर्मूले छोड़ के मत जाना। सो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आपका रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट बी एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, इसलिए बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही तक था, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में किए जाएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।